सपनों को साकार करने जा रहे हैं पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी। 4 बार सांसद रहे, फूलन देवी को हराया और भदोही मिर्जापुर से लेकर के बलिया तक, यानी अपनी भूमि, अपनी मातृभूमि, अपनी कर्म भूमि बलिया, वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। जो धरती आज़ादी के आंदोलन में सबसे पहले अपने आप को आज़ाद करा लिया था। यहाँ के लोगों ने जेल का फाटक तोड़ा, अपने नेताओं को निकाला, यहाँ के डीएम और पुलिस कप्तान से कहा सीधे अब वाराणसी वाला रास्ता पकड़ो और फिर इधर पलट करके देखना मत। श्री वीरेंद्र सिंह मस्त साहब हमारे साथ हैं और उस समय लोगों ने अपना डीएम बना दिया, बैठा दिया कुर्सी पर चित्तू पांडे और एक एसपी भी बैठा दिया और कहा कि हमारे लोग अब जिला चलाएंगे। इन लोगों ने जिला चलाया भी, वह तिजोरी भी हमने देखा जो मैं उनके घर गया था। बहुत बहुत बधाई आपको, आप हमारे चैनल पर आए तो जयप्रकाश नारायण जी के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है। इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए और उस दौर को आज भी लोग याद कर रहे हैं। नए नए बच्चे अब उसको भूल गए होंगे कि आपातकाल कैसा था इंदिरा गांधी जी के जमाने में, और सबको जिसने आवाज उठाया सबको बंद करके, पकड़ करके बंद कर दिया गया। अब जयप्रकाश नारायण जी के सपने को साकार करने जा रहे हैं। क्या है मामला, कैसे साकार करेंगे? जयप्रकाश नारायण स्मृति संस्थान का मैं अध्यक्ष हूँ जी। भारत सरकार की कैबिनेट ने उसको पास किया जी और वहाँ 5 प्रोजेक्ट निर्माण हो रहे हैं जी। तो मेरी नैतिक जवाबदेही और नैतिक जिम्मेदारी भी है, हो सकती है भी जी एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते कि जयप्रकाश नारायण के विचारों से सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता दोनों में, मतलब दोनों हैं कि गड्ढमड चल रहा है? नहीं, गठबंधन मेरा नहीं चलता है। अच्छा, एक तरफा रहता है। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति भी समाज का ही कार्यकर्ता होता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता मैं बार बार कहता हूँ, राजनीतिक कार्यकर्ता भी सामाजिक कार्यकर्ता होता है। इसलिए मेरी नैतिक जवाबदेह जिम्मेदारी है कि जयप्रकाश नारायण के विचारों से मेरी सहमति है, वहाँ के संस्थान के उनके सपनों का भारत बनाने का। उन्होंने जब इमरजेंसी के विरोध में आंदोलन शुरू किया था, उसके पहले इमरजेंसी लगी तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति क्या है? सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, आर्थिक क्रांति और सांस्कृतिक क्रांति। 4 क्षेत्रों के में जो क्रांति आनी चाहिए, चारों क्षेत्र की क्रांति के लिए उन्होंने संकल्प किया था। आज के दिन में वो सारी समस्याएं जस की तस बरकरार है। सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक समरसता टूट रही है। जाति के आधार पर राजनीतिक दल काम कर रहे हैं। विचार की ताकत अभी भी शक्तिशाली है और कभी भी शक्तिशाली रहेगी। विचार की ताकतों के सामने जाति की ताकत नहीं टिक सकती। इसका जीता जागता सबूत है कि मैं विचार का कार्यकर्ता था। मंडल कमीशन का जोर था, जो जातियों के समूह को इकट्ठा करके राजनीतिक क्षेत्र में उसका इस्तेमाल किया जाता था। फूलन देवी को मैंने चुनाव हराया इसलिए कि मैं विचार का कार्यकर्ता था। मेरे जाति की, मैं जिस जाति से आता हूँ जाति के लोग वहाँ की संख्या नहीं है, लेकिन वहाँ 3 बार मैं साथ होता। तो जाति की ताकत हमेशा विचार की ताकत से पराजित होती है। समाज में समरसता हो, समाज में परिवार एक संगठन है। आज के दिन में बाजार बाद में स्वदेशी जागरण मंच का भी राष्ट्रीय संयोजक रहा हूँ, स्वदेशी आंदोलन का कार्यकर्ता रहा हूँ। आज के दिन में लालच के असर में परिवार टूट रहे हैं। बार बार मैं ये संसद से लेकर संसद के बाहर तक भी बात को कहता रहा हूँ। परिवार का टूटना देश के टूटने का खतरा पैदा कर देता है। इन चीजों पर समाज में कोई शासन में कानून बना देने से परिवार टूटने से नहीं बचेगा। समाज जब खड़ा होगा कि परिवार टूटना एक बहुत बड़ा खतरा है, परिवार टूटने से परिवार गरीब हो जाता है, लोग तबाह हो जाते हैं, तो लोगों को जब समझ में आएंगे, इस बात को समझ में आ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो बहुत सारी चीज परिवार का टूटना बंद होगा। एक सामाजिक विघटन को रोकने की जरूरत है। राजनीतिक क्षेत्र में उस समय जयप्रकाश जी ने
एक चिंता व्यक्त की थी जी और इसीलिए वो हमेशा दलीय लोकतंत्र से सहमत नहीं थे। जी इंडिविजुअल डेमोक्रेसी, एकल लोकतंत्र की बात करते थे और दलों में आंतरिक लोकतंत्र की बात करते थे। वो बातें आज तक स्थापित है, जीवित है। दलों में आंतरिक लोकतंत्र होना ही चाहिए। राजनीतिक दल में काम करने वाले लोगों के जीवन में शुचिता, चाहे वो आर्थिक शुचिता हो, चाहे सामाजिक शुचिता हो, चाहे राजनीतिक शुचिता हो, चाहे सांस्कृतिक शुचिता हो, रहनी ही चाहिए जी। उसका अभाव उस समय भी दिखता था और आज भी दिखता है। तो राजनीतिक शुचिता के लिए समाज को खड़ा होना चाहिए। शासन से सब सारी चीजें बदलती नहीं है, समाज ही उन चीजों को बदलता है। इसी प्रकार सांस्कृतिक क्रांति, अपने देश के भेष पर, भूषा पर, भाषा पर, भोजन पर गर्व करना, उसके अनुसार आचरण करना, अपने देश की सामाजिक व्यवस्था में जो सांस्कृतिक क्षेत्र है उस क्षेत्र में जैसे नारियों का सम्मान, जी सरकार से बहुत सी चीजें नहीं बनती है, सरोकार से बहुत सी चीजें बनती हैं, बिगड़ती भी। इसलिए वो चीज कायम रहना चाहिए और संपूर्ण क्रांति का व्यापक जो स्वरूप है, उस संपूर्ण क्रांति के व्यापक स्वरूप को हम लोगों ने संकल्प किया है। 21 महीने कार्यक्रम यहाँ चलाकर पूरे देश भर में उसको हम लोग विस्तार करेंगे और जरूर सफल होंगे। ये संकल्प के साथ हम लोग इस काम को शुरू कर रहे हैं। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। यह काम तो मोदी जी कर ही रहे हैं, आपको क्या करने की जरूरत है? इतने दिन से लगातार जन जागरण कर रहे हैं, डंका बजा रहे हैं, जत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता, महिलाओं को प्रतिनिधित्व भी दे रहे हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जयप्रकाश जी के सपनों के का जो भारत था उसको कितना स्तर तक मोदी जी ले गए? हमको लग रहा है कुछ कमी रह गई है क्या? जयप्रकाश जी के सपनों का भारत बनाने का संकल्प मेरी जवाबदेही है, इसलिए कि मैं वहाँ का कार्यकर्ता हूँ। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के नाते अपने जवाबदेही जिम्मेदारी जितना निर्वाह करते होंगे वो जानते होंगे। मैं जितना कार्यकर्ता के नाते मैं जितना करता हूँ, मैं बता रहा हूँ, वो जानता हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर तो उन्होंने कर दिया है, व्यापक रूप से कर दिया है, कहीं कोई कमी तो नहीं दिख रही है। अब हमें तो नहीं लग रहा है कि जयप्रकाश जी के सपनों का भारत अभी तक नहीं बन पाया है। जयप्रकाश नारायण के सपनों का भारत बनाना अभी भी अधूरा है, पूरा नहीं है। कितना प्रतिशत अभी, कितना प्रतिशत? नहीं, प्रतिशत और गणित के हिसाब से उस सपनों को नहीं आकलन कर सकते जी। मतलब उसको करना है, बिल्कुल करना है और करना ही है। अच्छा, मतलब यह राजनीतिक दलों ने उस पर ध्यान नहीं दिया अभी तक? नहीं, राजनीतिक दल, बहुत से राजनीतिक दल जयप्रकाश नारायण के विचारों से सहमत नहीं होते थे। नहीं, कौन सहमत नहीं था? उस समय की कांग्रेस सहमत नहीं थी, उस समय के वामपंथी सहमत नहीं थे, उस समय के बहुत से और जयप्रकाश नारायण से उन लोगों ने आरोप लगाया जयप्रकाश नारायण पर कि ये संप्रदाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ लोगों को रह के ये आंदोलन कर रहे हैं, ये सांप्रदायिक है। जयप्रकाश जी ने उस समय ऐलान करके कहा पटना में, देश में, दिल्ली में जाकर बता देना कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सांप्रदायिक है तो जयप्रकाश नारायण 1000 गुना सांप्रदायिक है उससे। अच्छा, वो अभी थे क्या स्वयंसेवक जयप्रकाश नारायण जी? नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक नहीं थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जयप्रकाश जी के आंदोलन में पूरी तरह तन्मयता से नानाजी देशमुख और दत्तोपंत ठेंगड़ी और सब लोग उसमें लगे हुए थे, इसलिए वामपंथी लोग उनके विरोध में यह बात कहते थे जी। जी। तो यह सरकारी कार्यक्रम रहेगा कि केवल ट्रस्ट का? नहीं, सरकारी कार्यक्रम को रहेगा। सरकारी कार्यक्रम के सरकारी सरकार चलती है। हम तो अपना वो जयप्रकाश नारायण स्मृति में वो कार्यक्रम करेंगे। कई महीने तक से जो इमरजेंसी 25 जून को शुरू हुई थी, कई महीने रह के समाप्त हुई थी। अच्छा, आप भी रहे उसमें इमरजेंसी के दौर? नहीं, हम नहीं, इमरजेंसी में दौर में हम छात्र थे। अच्छा, हम उसके विरोध में थे, लेकिन मैं जेल में नहीं था। जेल में नहीं गए। हलचल हुई थी लेकिन पारिवारिक और वह सब नहीं, पारिवारिक वगैरह हलचल तो हुई होगी कि हम भी कूदें कुछ? नहीं, हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र था उस समय, उसके विरोध में मैं था और लगातार उन कार्यक्रमों में शामिल। मेरी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, मैं उसमें था।
तो दोस्तों आज हमारी वार्ता हो रही है बीरेंद्र सिंह मस्त जी के यहाँ, उन्हीं के यहाँ बलिया में हूँ और जयप्रकाश नारायण जी के सपनों को साकार करेंगे। इनका कहना है कि राजनीतिक दलों ने वह नहीं किया जो जयप्रकाश नारायण जी चाहते थे और जो विभिन्न 4 आयाम पर आपने चर्चा किया। कृषि क्षेत्र की अपना भारत कृषि प्रधान देश है। जी, कृषि अर्थव्यवस्था शक्तिशाली होनी चाहिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था शक्तिशाली होनी चाहिए, तब जाकर हिंदुस्तान का 6.5 लाख गांव में बसने वाला भारत ये जाकर समृद्ध भारत बनेगा। कैसे बनेगा? आंदोलन अगर किसान करता है जी। तो हमारे मुखिया कहेंगे प्रधान सेवक बहनों भाइयों ये आंदोलन जीवी लोग, और बाद में फिर हथियार डाल देंगे। कैसे चलेगा? कैसे किसान समृद्धशाली होगा? 2 महीने पर ट्रांसफार्मर नहीं लग पा रहे हैं, उत्कोच यानी घूस पहले भी चलता था, घूस आज भी चल रहा है। कैसे बनेगा समृद्धशाली किसान? अब ये तो वही लोग बता सकते हैं जो हमारे पास उसका आकलन है कि हम किसानों को उनके उत्पादन के लिए आगे बढ़ाएंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे, वो उत्पादन करेंगे, उनके उत्पादन की लाभकारी कीमत लेंगे, MSP लेंगे ही। जी जी। अच्छा, इतने दिन तक आंदोलन चला, प्रधानमंत्री जी लगातार नहीं माने, बाद में हथियार डाल दिया, क्या मतलब इसका है? ये तो आसन डोल गया या फिर वोट बैंक लगने लगा? ये तो प्रधानमंत्री ने बता सकते हैं, वही क्यों बताएंगे? उनकी बात है तो। अरे आप उनके दल के नेता है ना? उनके दल के नेता हैं तो जो वो निर्णय करते हैं वही बताएंगे, उनके दल के अच्छा, नेता के नाते नहीं एक चीज आप जैसे बहुत स्पष्टवादी हैं, बहुत सी चीजें हमको अच्छी लगी कि जेपी आंदोलन में स्पष्ट रूप से आपने कहा कि वह चीजें अभी भी नहीं हो पा रही हैं और राजनीतिक दल उसे नहीं कर सकते। सत्ता उनको उनके जो लक्ष्य थे उस पर सत्ता नहीं पहुंचा सकती। लोगों को जन जागरूकता में ले आना पड़ेगा, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। किसानों के बाद अब हम थोड़ा सा चलते हैं। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, बहुत से मामले चूंकि जमीन से आप जुड़े रहे और कार्यकर्ताओं के मामले आते थे, पीड़ित लोग आते थे, क्या लग रहा है कि थानों में सुधार हुआ है कि भ्रष्टाचार और बढ़ा है? जनता के मन में अभी निराशा इस बात की है जी कि प्रशासनिक क्षेत्र में ईमानदारी उनको व्यवहार के रूप में नहीं मिल रही है और नहीं दिख रही। क्या करना चाहिए? आखिर है क्या? प्रदेश का मुखिया डंडा भांज रहा है, प्रदेश का मुखिया ईमानदार भी है, प्रदेश के मुखिया में बड़ी ताकत है, अभी युवाओं जैसी शक्ति है। सारा डंडा भाजने के बाद वजह क्या है कि थाने का भ्रष्टाचार नहीं रुका, तहसील का भ्रष्टाचार नहीं रुका, दवाई ठीक से नहीं मिल पाई, डॉक्टर को बैठा नहीं पाए? कैसा लग रहा है? नहीं, डंडा भाजने से अगर ठीक हो जाता तो उसको ठीक हो जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? हम शासन करने वाले लोगों को इस बात पर अन्वेषण करना चाहिए कि मुझे क्या करना अरे आप चाहिए। कभी राय देते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आज अभी रिटायर थोड़े ही हुए हैं आप कल गवर्नर हो सकते हैं, किसी संवैधानिक पद पर आपको लोग बैठा सकते हैं। आपकी जरूरत महसूस होगी तो मोटा भाई और नरेंद्र मोदी जी बुलाएंगे कि आइए मस्त जी अब इसकी आपको जरूरत है, आपकी जरूरत है। तो ऐसा तो नहीं है कि आज आप आइसोलेट हो गए, अलग थलग, भैया अब हमसे क्या मतलब, हमारा जो आइसोलेट मैं जीवन में कभी होने वाला नहीं हूँ। ये जिसको भ्रम हो जी देश में किसी को, तो इस भ्रम में बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए और आपको भी नहीं रहना चाहिए। मैं आइसोलेट होने वाला नहीं हूँ, मैं किसान हूँ। किसान जो शान से रहता है वही किसान होता है। तो मैं उस शान से बिल्कुल रहता हूँ और इतने दिन 1991 से लेकर 24 तक पार्लियामेंट में था, कभी भी किसी के दया दुआ पर मैं जीवित रहने वाला नहीं था। मैं दत्तोपंत ठेंगड़ी के मार्गदर्शन में मैंने काम किया है और आज भी संघ मेरे लिए आदर्श है। किसी के दया और दुआ पर मैं जीवित रहने वाला नहीं हूँ। यह बात क्या संदेश दे रही है कि किसी के दया संदेश दया माने साहब सो सब होते हैं, बंदे ते कछुनाए। यहाँ तो वही है जो ऊपर से चाहे उसी को। ऊपर नीचे मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं जो कह रहा हूँ उसका अर्थ जो निकालना हो निकालिए। मैं दया और दुआ पर जीने वाला नहीं हूँ। फिर दोहरा रहा हूँ जी। संघ के वर्कर रहे हैं और संघ का कार्यकर्ता हूँ और आजीवन रहने वाला हूँ। उसके विचारों से मेरी सहमति है, उसके विचारों के सहमति से ही मैं कार्य करता हूँ। परम वैभव की तरफ राष्ट्र को ले जाने का संकल्प लिया है
टेंगड़ी जी मुझसे कहते थे कि स्वदेशी आंदोलन का मैं कार्य करता था कि एक व्यक्ति भी अगर तय कर ले कि मुझे ये करना है तो जरूर ही पूरा करे। मस्त जी, अंतिम सवाल, काफ़ी लोग आ गए हैं और इतने के बाद भी आप जीवंत हैं, लोगों की समस्याएं आती हैं, आप सुनते हैं, यथोचित उसका निराकरण भी कराते हैं। अब स्वदेशी जागरण आपने किया, हम भी गोविंदाचार्य जी के साथ, इन लोगों के साथ हमने काफ़ी कुछ किया, अभियान भी चलाया। मैं जिला पंचायत का मेंबर था, तो जिला योजना की बैठकों में वही पॉलीथीन में मट्ठा आता था, वही प्लास्टिक की गिलासें आती थी और वही सब। हमने मना किया, एक दो बार नहीं माने तो हम धरना पर बैठे। उसके बाद जिला पंचायत में कुल्हड़ आया, कुम्हार का कुल्हड़ रखा रह गया, वही पॉलीथीन की गिलासें, प्लास्टिक का पॉलीथीन में सब्जियां, ये कैसे मानेंगे लोग। और पॉलीथीन की फैक्ट्रियां, चाहे अगर दिल्ली को ही ले लिया जाए, 70-72 बार दिल्ली में पॉलीथीन पर बैन लगा। हम मध्य प्रदेश जाए, राजस्थान जाए, उत्तराखंड जाए, बिहार जाए, पश्चिम बंगाल जाए, पॉलीथीन खत्म होने का नाम नहीं लेता, उसी में झुलाते हुए ले जाएंगे। यदि सरकारों में इतनी संकल्प शक्ति नहीं है कि हम जन जागरण करके अथवा कठोर कानून बना करके झोले में सब्जी लोग ले आए, कैसे चलेगा? पर्यावरण कैसे सुरक्षित होगा? गंगा कैसे बचेंगी? नदियाँ कैसे बचेंगी? एक बात जान लीजिए कि कानून बनाने से स्वदेशी नहीं आता जी, स्वभाव से स्वदेशी आता है। समाज में जागरण करके स्वदेशी आता है जी, और स्वभाव से स्वदेशी होना चाहिए। जिसको अपने देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने प्रति स्वाभिमान का भाव नहीं होगा, वो स्वदेशी नहीं है। इसलिए ये जो पॉलीथीन की बात करते हैं, पर्यावरण की आप बात कर रहे हैं, यह एक तरह से स्वभाव का हिस्सा है। समाज के स्वभाव में आएगा। समाज अभी भी अपने घर और दरवाजे को सफाई करता है, रोज करते हैं किसान जी, सरहरा से करता है। तो सफाई में जीवन जीने का गांव के लोगों में स्वभाव भी है। उसी तरह बाजार के जीवन ने, बाजारबाज ने ये गंदगी फैलाने का जो चारों तरफ विस्तार कर दिया और गंदगी में जीने का विस्तार कर दिया, उस पर केवल और सिर्फ स्वभाव के बदलाव की जरूरत है। समाज खड़ा हो रहा है। समाज को आज भी गंदगी के प्रति दुर्भावना या द्वेष या कहना चाहिए कि गुस्सा पैदा हो रहा है, आगे से लोग पैदा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जितनी भी इस तरह की गंदगी है जिसके पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं, वो पूरा जरूर होगा। मस्त जी का कहना है कि केवल सरकारों के भरोसे यह सब सुधार नहीं हो सकता, लोगों को जागना पड़ेगा, जन जागरूकता पैदा करना पड़ेगा। वह पॉलीथीन बाजार में ले आएंगे, आपको रोकना हो तो रोकिए, नहीं रोकना हो तो मत रोकिए। कानून, वह गांव-गांव में दारू की दुकानें खोलेंगे, आपको पीना हो तो पीजिए, नहीं पीना हो तो कानून बनाने से सब सारी चीजें नहीं होती है। समाज स्वयं तय कर लेता है और वो पूरा करता है। तो सारी चीजें समाज पर और जयप्रकाश नारायण जी के सपनों के भारत को अब क्रियान्वित करने के लिए मस्त जी आगे आ गए हैं और इसे 21 महीने तक चलाएंगे। 21 महीने तक चलेगा उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प। हाँ, इसके बाद भी लगातार चलता रहेगा जी, जब तक हो नहीं जाता है। नहीं करे, कोशिश करेंगे हम। ये नहीं, हमको ये भ्रम भी नहीं है कि हम ही पूरा कर लेंगे जी, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। आने वाली पीढ़ियां पूरा करेंगी। अंतिम आने वाली पीढ़ियां पूरा करेगी, हम पूरा करेंगे यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे और पूरा करने का संकल्प भी लिया है तो पूरा भी करेंगे। अंतिम सवाल चलते चलते, थाना से लोग प्रभावित हैं, तहसील से लोग प्रभावित रहते हैं और मौलिक चीज़ों में यह चीज़ें शामिल हैं। तो थाने का सुधार नहीं हुआ, भ्रष्टाचार और बढ़ा, तहसील में भ्रष्टाचार और बढ़ा। नापी कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो बिना पैसा दिए नापी करवा ले। 29/41 जो पहले था अब नया नियम, नई धाराएं आ गई और उसके बाद भी कुछ हो नहीं पा रहा है। अस्पताल में दवाइयाँ ठीक से नहीं मिल रही हैं, डॉक्टर बैठ नहीं रहा। यदि आपको राय देना होगा तो आदित्यनाथ योगी जी को क्या सुझाव देंगे? ये बातें आज ही से नहीं हो रही जी, ऐसा नहीं है कि आज ही शुरू हुआ है। थाना में, तहसील में, अस्पताल में चाहे होते जी, ये 1952 से यही चीजें चल रही हैं। अच्छा, उसमें बहुत कुछ सुधार भी हुआ है, बहुत कुछ सुधार नहीं हुआ है, सुधार की बाकी है। महाराज जी से मेरी भेंट होगी तो मैं बताऊंगा कि लोगों में ये चर्चा है। अभी भेंट नहीं हुई, होगी भेंट निकल। लोगों में चर्चा है, मैंने भी महसूस किया है। यह भी कहेंगे आप कि लोगों में चर्चा है कि थाना, तहसील और देखिए, हमको कुछ भी कहने में कोई संकोच नहीं है। जो बातें मेरे सामने देखती हो मैं भगवान से कह दूंगा
मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कहने में मुझे क्या दिक्कत है। यह रहे वीरेंद्र सिंह मस्त जी, जिनके साथ आज हमारी बातचीत हुई। आपको कैसा लगा बताइएगा। आपने समय दिया और बेबाक हमारे प्रश्न हुए और आपने उत्तर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।